हेलो एवरीवन। टुडे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सभी प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम के लिए आता है। और आज के इस टॉपिक में हम फंडामेंटल राइट रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको क्या करेंगे, क्लियरली समझेंगे। तो अगर आप ये हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल एडू नेविगेटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे क्या करें, जरूर लाइक करके जाएं। तो चलिए बिना दूरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है फंडामेंटल राइट्स। दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स को कहा जाता है द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा। इसे हमने कहां से बोरोड किया है, तो इसे हम लोगों ने बोरोड किया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को। और यूएसए में इसे कहा जाता है, याद रखिएगा, बिल ऑफ राइट्स। यूएसए में इसे क्या कहा जाता है, यूएसए में इसे कहा जाता है बिल ऑफ राइट्स। हमने इसे बोरोड किया गया है कहां से, तो हमने इसे बोरोड किया है आपका यूएसए से बोरोड किया है। कौन से पार्ट में प्रेजेंट है, तो पार्ट 3 में प्रेजेंट है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आता है। वाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल, क्यों ये फंडामेंटल कहा जाता है, बिकॉज एसेंशियल फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक इंसान के डेवलपमेंट के लिए ये जो राइट्स होता है, ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका गारंटी कौन लेता है, तो इसका जो गारंटी लेता है वो कॉन्स्टिट्यूशन लेता है, एंड एनफोर्सेबल बाय कोर्ट्स। यानी अगर आपको ये लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट वायोलेट हो रहा है या फिर हनन हो रहा है, तो आप कहां जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो। आप ये कह सकते हो दैट फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। जस्टिसेबल इन नेचर का मतलब ये होता है कि अगर आपको ये लगता है कि आपका फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, तो आप कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट में जाकर क्या कर सकते हो, केस कर सकते हो। नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट का बात किया जाए, दे आर नॉट एब्सोल्यूट, रीजनल रेस्ट्रिक्शन बाय द स्टेट। स्टेट क्या लगा सकता है आपको, रीजनल, मतलब अगर कोई कारण बस क्या कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। दे आर जस्टिसेबल, जैसे कि मैंने बताया, दे आर जस्टिसेबल। अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट एक्शन, आप गवर्नमेंट के खिलाफ भी क्या कर सकते हो, फंडामेंटल राइट का यूज कर सकते हो। और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे हैं जो कि भारत में रहने वाले जो सिटीजन्स हैं उनको ही दिया गया है। और ये सिटीजनशिप के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में जाकर क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे पिन कमेंट आपके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको इसके बारे में मेंशन कर दूंगा, सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, एंड सम राइट्स फॉर ऑल द पर्सन, कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो कि केवल और केवल भारत में रहने वाले सिटीजन्स को दिए जाते हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट ऐसे होते हैं जो कि सबको दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, नेचर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स कितने हैं, तो टोटल आपके 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, याद रखिएगा दोस्त, टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं, तो टोटल जो फंडामेंटल राइट है वो है 6। पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी, जो कि आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। दूसरा होता है राइट टू फ्रीडम यानी स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से लेकर 22 के बीच में आता है। तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण के विरोध में अधिकार, आर्टिकल 23 से लेकर 24 के बीच में आता है। नेक्स्ट आता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर 28 के बीच में आता है। उसके बाद आपका आता है कौन सा, उसके बाद आता है आपका, याद रखिएगा, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, एक और फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, जो कि आपका आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 30 के बीच में आता है। और एक और फंडामेंटल राइट है जिसका नाम है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, ये आपका आता है आर्टिकल 32 के अंदर में आता है। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है। टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। याद रखिएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, ओरिजिनली देयर वर 7 फंडामेंटल राइट्स। जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उसमें कितने फंडामेंटल राइट थे, 7 फंडामेंटल राइट थे। एक और फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 31 में था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया बाय द 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978। ठीक है,
44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से क्या हुआ, हमारा एक और फंडामेंटल राइट था जिसका नाम था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको क्या कर दिया गया, आपका डिलीट कर दिया गया है। और अभी अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर 6 फंडामेंटल राइट हैं। कौन कौन से 6 फंडामेंटल राइट हैं? तो पहला हो गया राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18। दूसरा हो गया राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर 22। तीसरा हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, 23 से लेकर 24। नेक्स्ट हो गया आपका फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 25 से लेकर 28। नेक्स्ट हो गया आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड 30। एंड नेक्स्ट हो गया आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अब एक एक करके हम सारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में आता है। सबसे पहले आपका आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, यानी जो लॉ है वो सबके लिए क्या है, आपका समान है। अब याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है इसको बोरोड किया गया है कहां से, तो इसको बोरोड किया गया आपका यूएसए से बोरोड किया गया है। लेकिन ये जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है इसको बोरोड किया गया है कहां से, इसको बोरोड किया गया, याद रखिएगा, ब्रिटेन से। याद रखने का इंपॉर्टेंट है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको बोरोड किया गया कहां से, यूएसए। यहाँ पे दो फंडामेंटल राइट्स आ रहे हैं। एक हो गया इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ के क्षेत्र में सब कोई समान होंगे, कहां से बोरोड किया गया, ब्रिटेन से बोरो किया गया। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसको कहां से बोरो किया गया है, यूएसए से बोरो किया गया। इसका मीनिंग क्या है? नो स्पेशल प्रिविलेज टू एनीवन, ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, किसी एक को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, लॉ सबके लिए क्या है, आपका समान है। ठीक है, कोई स्पेशल प्रिविलेज इसको दिया नहीं जाएगा। लेकिन इसमें कुछ लोगों को छूट दिया गया है, जैसे कि जो प्रेसिडेंट होते हैं, जो गवर्नर होते हैं, एंजॉय सम स्पेशल इम्यूनिटीज। फॉरेन डिप्लोमेट्स एंजॉय इम्यूनिटी, जो हमारे जो फॉरेन डिप्लोमेट्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, कुछ इम्यूनिटी को क्या करते हैं, आपका एंजॉय करते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 14 के तहत किसको हम लोगों ने क्या दिया है, रिलैक्सेशन दिया है, एक्सपेक्ट किया है। तो एक आपका होगा प्रेसिडेंट, गवर्नर, और एक हो गया कौन सा, फॉरेन डिप्लोमेट्स। अब आते हैं आर्टिकल 15 में। आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप किसी भी इंसान को क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, भेदभाव नहीं कर सकते। किस बेसिस में? उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके रेस के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके सेक्स यानी जेंडर के बेसिस पे, और उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। आप किसी भी इंसान को उसके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर क्या नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, स्पेशल प्रोविजन कैन बी मेड फॉर, हम लोग कुछ स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं, किसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। इसीलिए यहां पर क्या दिया गया, कुछ लोगों को आपको पता होगा रिजर्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है, रिजर्वेशन दिया गया है। अब ध्यान दीजिए, रिजर्वेशन किसको दिया जाता है, महिलाओं को दिया जाता है कि नहीं, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास लोगों को दिया जाता है, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ये क्लियरली कहता है कि हम क्या करेंगे, स्पेशल प्रोविजन बना सकते हैं इन कुछ लोगों के लिए। नेक्स्ट, आर्टिकल 16 क्या कहता है, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक जॉब्स, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या है, सबको समान अधिकार दिया गया है। जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड रेसिडेंट। लेकिन यहां पे भी क्या कुछ छूट दिया गया है, रेसिडेंस रिक्वायरमेंट फॉर सम पोस्ट, कुछ पोस्ट के लिए वहां का रेसिडेंस जरूरत पड़ता है। मान लीजिए आप उड़ीसा के किसी प्रकार का जॉब में तैयारी कर रहे हो और आपको वहां का लैंग्वेज नहीं आता है, वहां पर वहां के रेसिडेंट नहीं हो, तो आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन पोस्ट में प्रीफर सम रिलीजन। ठीक है, तो कुछ जगह पे क्या किया जाता है, यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया जाता है। आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 कहता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है वो क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ठीक है, छुआछूत क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। और अगर कोई आपके साथ भेदभाव करता है तो पनिशेबल है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अगर कोई इंसान भेदभाव करता है किसी के साथ तो ये एक पनिशेबल ऑफेंस है अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। अब आता है आर्टिकल 18 में। आर्टिकल 18 कहता है एबोलिशन ऑफ टाइटल, यानी कोई भी आदमी सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों को अपने नाम के आगे जोड़ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए किसी इंसान को भारत रत्न मिला है, ठीक है, तो अपने नाम के आगे ये जोड़ नहीं सकता भारत रत्न मिस्टर डैश, ठीक है, जोड़ नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप कोई मिलिट्री
बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, अगर कोई आप एकेडमिक डिस्क्रिमिनेशन से बिलोंग कर रहे हो, तो आप अपने नाम के आगे जोड़ सकते हो। मान लीजिए कोई मेहनत किया और डॉक्टर बना, तो अपने नाम के आगे जोड़ सकता है डॉक्टर दिस, ठीक है, डॉक्टर रुपेश कुमार सिंह अपने नाम के आगे जोड़ सकता है। कोई आर्मी बैकग्राउंड से, कोई डिफेंस बैकग्राउंड से, कैप्टन, मेजर, फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, कॉमोडोर, तो ये अपने नाम के आगे जोड़ सकते हैं। लेकिन सरकार के द्वारा दी गई उपाधियों को आप अपने नाम के आगे जोड़ नहीं सकते, ये कहता है हमारा आर्टिकल 18। और ये सारा जो फंडामेंटल राइट्स हम लोगों ने पढ़ा, ये सारा किसके अंडर में आता है? तो ये सारा आता है, याद रखिएगा, राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है ये सारा? राइट टू इक्वालिटी के अंडर में आता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया, वो हो गया आपका आर्टिकल 19 से लेकर 22। इसमें आर्टिकल 19 आता है, 6 फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स, 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए। पहला हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का अधिकार है, आपको एक्सप्रेस करने का अधिकार है। नेक्स्ट, पीसफुल असेंबल विदाउट आर्म्स, ठीक है, आप क्या कर सकते हो? असेंबल कर सकते हो लेकिन विदाउट आर्म्स। एसोसिएशन बनाने का आपको अधिकार है। फ्रीडम टू मूव थ्रू आउट द इंडिया, आप इंडिया की किसी भी टेरिटरी में मूव कर सकते हो। सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, आप कहीं पे भी घर बना के रह सकते हो। और आप भारत में किसी प्रकार का प्रोफेशन को कर सकते हो। लेकिन अभी सिंपल सा बात मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, समझ, दो चीजों को आपको यहाँ पे समझना हो। आपका फंडामेंटल राइट तभी तक फंडामेंटल राइट है जब तक आपके फंडामेंटल राइट के कारण देश की सोवर्जिनिटी, सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी पे कोई सवाल नहीं उठता, ठीक है। यानी देश की सोवर्जिनिटी के ऊपर, इंटीग्रिटी के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर अगर कोई सवाल नहीं उठ रहा है, तब जाके ये फंडामेंटल राइट आपका है। और दूसरा, आपके फंडामेंटल राइट का किसी और का फंडामेंटल राइट क्या हो रहा है, अगर हैम्पर हो रहा है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं, देखिए, आपको दिया है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको स्पीच करने का, एक्सप्रेस करने का अधिकार है। लेकिन अगर आप एक्सप्रेस कर रहे हो, किसी को गाली दे रहे हो, तो सामने वाले का फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं। आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, रास्ता रोक रहे हो। जब तुम रास्ता रोक रहे हो किसी एक का राइट टू मूवमेंट, वो आपका क्या हो रहा है? हैम्पर हो रहा है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं। सिंपल चीज समझिएगा, आपके फंडामेंटल राइट के कारण किसी और का फंडामेंटल राइट अगर हैम्पर हो रहा है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और आपके फंडामेंटल राइट के कारण देश की सोवर्जिनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठता है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको घर बनने का अधिकार है, तो आप किसी के घर के अंदर जाके थोड़ी घर बना लोगे, वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आपको मूवमेंट का अधिकार है, तो इसका मतलब थोड़ी है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में जाकर घूमोगे तो पहले आपको मारेंगे, फिर पूछेंगे भाई इधर से था कि उधर से था, ठीक है। तो मूवमेंट का अधिकार, इसका मतलब ये नहीं कि आप कहीं पे भी घूम जाओ, ठीक है। आपको क्या करने का अधिकार है? तो आपको असेंबल करने का अधिकार, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम हथियार उतार लेके असेंबल करोगे, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि आपके फंडामेंटल राइट के कारण अगर देश की सोवर्जिनिटी, सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी के ऊपर सवाल उठता है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और आपके फंडामेंटल राइट के कारण किसी और एक इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट हैम्पर हो रहा है, तो वो आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। और ये सारे चीज मेंशन करता है कौन? आपका आर्टिकल 19। अब आता है आर्टिकल 20, क्या कहता है? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन केसेस, प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, मतलब क्या है? नो एक्स फैक्टो लॉ, नो डबल जुडिशियल जियोपर्डी एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। मतलब क्या समझते हैं? देखिए, सबसे पहले नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ क्या है? No person can be punished for an act which was not and the offense when committed. सिंपल से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूं। मान लिया जाए मैंने अभी एक खून किया किसी का, ठीक है, मैंने 2017 में किसी का खून किया और उस समय सजा का जो प्रावधान है वो 14 साल का है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि जुडिशरी में फैसला बहुत जल्दी आता है, फैसला मान लिया जाए आया 2025 में, क्लियर। लेकिन उसके बीच क्या हुआ? 2017 में कोर्ट ने, मैंने गवर्नमेंट ने क्या किया, चेंज करके कह दिया 2020 में, मान लीजिए गवर्नमेंट ने ये कहा कि अब कोई अगर किसी का खून करता है तो उसका सजा का प्रावधान कितने साल का है? 20 साल का है। अब मैंने कब खून किया? मैंने 2017 में खून किया, मेरा सजा कब आया? 2025 में आया। तो 2025 में जब मैं खून करूंगा तो उसमें सजा का प्रावधान कितने साल है? 20 साल है। लेकिन मैंने खून कब किया है? 2017 में, उस समय सजा कितना था? 14 साल है। तो मुझे सजा कितना मिलेगा? 14 साल का ही मिलेगा। यानी आप जब क्राइम करते हो उस समय जो सजा रहेगा वही सजा आपको मिलेगा, वो चेंज नहीं हो सकता। नेक्स्ट, नो डबल जेड, मैंने एक बार मान लीजिए कि आपको
आपने एक जुल्म किया, उसके लिए आपको सजा मिल गया, दोबारा उसी जुल्म के लिए सजा मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। वो बताता है आपका आर्टिकल 20। और नो सेल्फ क्रिमिनेशन, ठीक है, आप खुद के खिलाफ क्या नहीं कर सकते? गवाही नहीं दे सकते कि मैंने खून किया है, मैंने ये किया वो किया, नहीं। आप खुद के खिलाफ क्या नहीं कर सकते? गवाही दे सकते। आपको क्या चाहिए? सबूत चाहिए, ठीक है। कोर्ट को क्या चाहिए? सबूत चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीजें कहती हैं। पहला ये है कि आपने जो क्राइम किया है उस समय जो सजा का प्रावधान है वही आपको मिलेगा। दूसरा आपका है कि एक बार आपने जो सजा आपको मिल गया तो दोबारा उसको सजा नहीं मिलेगा। और तीसरा, खुद की गवाही कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्लियर? आर्टिकल 21 में आता है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिएबिलिटी। नो पर्सन shall be deprived of his life or personal liberty according to the procedure established by the law। यानी क्या है? आपका खुद का एक पर्सनल इंडिपेंडेंस है कि नहीं? सबका क्या है? एक पर्सनल इंडिपेंडेंस है। सरकार को आपके पर्सनल इंडिपेंडेंस के ऊपर मैंने इंटरफेयर करने का कोई अधिकार नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिएबिलिटी। और इसी के अंदर आता है आर्टिकल 21A, जो कि हमको बताता है किसके बारे में? राइट टू एजुकेशन के बारे में बताता है, ठीक है। इसको कब ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था, याद रखिएगा, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, ठीक है। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड किया गया था, याद रखिएगा, राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया था, जो कि हमको ये कहता है कि लेकर 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं उनको हम क्या करेंगे? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देंगे। क्लियर? फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को। ये मेंशन किया गया आर्टिकल 21A में। इसको ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में, इसको ऐड किया गया था। अब आते हैं आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर आपको पुलिस गिरफ्तार करती है, अरेस्ट करती है, डिटेंट करती है, तो उसके खिलाफ क्या है आपका? क्या क्या आपके पास पावर है? देखिए, समझिए। इन्फॉर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, पहली बात तो पुलिस आपको अगर अरेस्ट करेगा तो किस बेसिस में आपको अरेस्ट कर रहा है वो बताएगा। राइट टू कंसल्ट ए लॉयर, आपके पास ये अधिकार है कि आप एक लॉयर को क्या कर सकते हैं? कंसल्ट कर सकते हो। 24 घंटे के अंदर तो वो क्या करेगा? मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। नो डिटेंशन बियॉन्ड 24 आवर विदाउट मजिस्ट्रेट अप्रूवल। 24 घंटे से ज्यादा आपको क्या नहीं कर सकता? पुलिस डिटेन नहीं कर सकता, अनलेस एंड अनटिल जो मजिस्ट्रेट है, जो कोर्ट है, वो अगर क्या नहीं देता? अप्रूवल नहीं देता। अगर अप्रूव करता है तो 24 घंटे से ज्यादा क्या कर सकता है? पुलिस तुमको डिटेन कर सकता है, लेकिन 24 घंटा से ज्यादा विदाउट कोर्ट का परमिशन से पुलिस आपको डिटेन नहीं कर सकती। क्लियर हो गया? तो ये होता है आपका आर्टिकल 22, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। क्या कहता है आर्टिकल 23? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है आपका? बंद होना चाहिए। और आप किसी को क्या नहीं करवा सकते? जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। क्या क्या प्रोहिबिट करता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग? ठीक है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बच्चों को बेच देना। आजकल तो बच्चों को बेचा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बेच दिया जा रहा है, देह आपका वैश्यावृत्ति में लगाया जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों को बेचकर उनके बॉडी ऑर्गन्स को बेचा जा रहा है, ठीक है, उनसे भीख मंगवाया जा रहा है। तो वो सब चीज क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। बैगिंग बंद होना चाहिए। फोर्स्ड लेबर, आप किसी को जबरदस्ती काम नहीं करवा सकते। ठीक है, अप्लाइड अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, देश की मैंने जो गवर्नमेंट के लिए भी और जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स है उनके लिए भी क्या होता है? ये जो लॉ है आर्टिकल 23 ये लागू होता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कि केवल गवर्नमेंट के खिलाफ होते हैं और कुछ लॉ आपके प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी होते हैं। ये जो लॉ है वो प्राइवेट लोगों के खिलाफ भी होते हैं। अच्छा, कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पजेस अलाउड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। अब आप बोलोगे इसमें आप क्या नहीं कर सकते? कुछ लोगों को छूट दिया गया, जैसे कि आपका पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, डॉक्टर, उनको हम जबरदस्ती काम करवा सकते हैं। आप ये आर्मी को नहीं बोल सकते कि भाई तुम आप काम करोगे, अरे उनका अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उनके लिए हम लोगों ने अलग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया है। लेकिन आप किसी इंडिविजुअल्स को, किसी आम आदमी को ह्यूमन ट्रैफिकिंग, बेगर एंड फोर्स लेविंग के लिए मजबूरी नहीं कर सकते। आर्टिकल 24 क्या है? आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। 14 साल से कम बच्चे फैक्ट्री, माइनिंग, हजार्डस यानी कहीं पे भी क्या नहीं कर सकते? काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा, 14 साल के कम उम्र के बच्चे कहीं पे भी काम नहीं कर सकते। भारत में जो सबसे ज्यादा बच्चे काम करते हैं वो काम करते हैं, याद रखिएगा, कारपेट इंडस्ट्री में। क्लियर? भारत में जो सबसे ज्यादा बच्चे काम करते हैं वो कौन सी इंडस्ट्री में काम करते हैं? कारपेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। और सबसे ज्यादा जो कारपेट इंडस्ट्री है वो कौन से स्टेट में है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो हो गया आपका मिर्जापुर, याद रखिए।
ठीक है। मिर्जापुर में सबसे ज्यादा कारपेट इंडस्ट्री है, सबसे ज्यादा बच्चे जो काम करते हैं वो कारपेट इंडस्ट्री में काम करते हैं। क्लियर। आपने एक सीरीज देखा होगा, वेब सीरीज देखा मिर्जापुर, ठीक है। तो मिर्जापुर में एक कैरेक्टर था कालीन भैया। क्लियर। तो इसी से क्या हुआ, ये बेसिस में आप लोग कर सकते, थोड़ा अगर रिलेट करने का डायरेक्टर ने वहां पे कोशिश किया होगा। मिर्जापुर इज फेमस फॉर द कारपेट इंडस्ट्री, सबसे ज्यादा बच्चे जो काम करते हैं वो कारपेट इंडस्ट्री में ही काम करते हैं। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 23 एंड 24। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से लेकर 28। आर्टिकल 25 क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेशन ऑफ रिलीजन अवेलेबल टू ऑल पर्सन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आप किसी भी धर्म का कोसाइंस कर सकते हो, यानी आत्मचिंतन कर सकते हो। आप किसी भी धर्म का प्रोपागेशन कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। सरकार आपको रोकता नहीं है। मेरे को हिंदू धर्म अच्छा लग रहा है, मुसलमान धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता हूँ। कोई मुस्लिम है, हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है। प्रोपागेशन ऑफ एनी रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन का प्रैक्टिस कर सकते हो और किसी भी रिलीजन का आत्मचिंतन कर सकते हो। ये कहता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या कहता है? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, मतलब क्या है? स्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, आप किसी भी प्रकार का मंदिर मस्जिद बना सकते हो, कोई मना नहीं है। मैनेज रिलीजियस मैटर, रिलीजियस जो मैटर्स होता है उसको क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो। ओन एंड एक्वायर प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, आप जमीन मैंने प्रॉपर्टी को खरीद सकते हो, बेच सकते हो, कोई आपको मना नहीं करेगा। एडमिनिस्टर प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ, बट ये किसके अंदर में होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका आर्टिकल 26। नेक्स्ट, आर्टिकल 27 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। ठीक है, आर्टिकल 26 क्या कहता है? तो सॉरी, आर्टिकल 27 ये कहता है फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस टू प्रमोट एनी रिलीजन, नो पर्सन शेल बी कंपेल्ड टू पे टैक्सेस फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ठीक है, कोई भी इंसान कंपेल्ड नहीं कर सकता, टैक्सेस नहीं दे सकता फॉर द प्रमोशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए पनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी पर्टिकुलर रिलीजन को मेंटेन करने के लिए, आपका प्रमोशन करने के लिए आप क्या नहीं कर सकते? टैक्स दे नहीं सकते। दान दे सकते हो बट टैक्स नहीं दे सकते। क्लियर। 28 क्या है? फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन इन द स्टेट, यानी सरकार के द्वारा चलाई जा रही किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप रिलीजियस पढ़ाई नहीं कर सकते। मान लो जो भी अगर सरकार के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल चल रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटीज हो गए, वहां पे आप किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का क्या नहीं कर सकते? प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। अब जैसे बात करें, स्कूल होता है, आपको पता होगा SSVM, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर। अच्छा, ये सरस्वती स्कूल जो भी होते हैं उनको लीड करता है कौन? आपको तो इनको लीड करता है RSS, यानी कि राष्ट्रीय सेवक संघ उसको लीड करता है। ठीक है। अब RSS जो लीड करता है ना, SSBM, ये RSS एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे SSBM में क्या हो सकता है? रिलीजियस प्रैक्टिसेस हो सकता है। जो क्रिश्चियन स्कूल होते हैं, एक क्रिश्चियन बॉडी लीड कर रहा है, तो वहां पे क्या हो सकता है? क्रिश्चियन के बारे में आपको बता सकते हैं। लेकिन कोई भी अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे गवर्नमेंट फंडिंग कर रहा है, तो वहां पे आप किसी प्रकार का रिलीजियस पढ़ाई पढ़ा नहीं सकते। ठीक है, ये होता है आपका आर्टिकल 28। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा फंडामेंटल राइट है वो है आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 एंड आर्टिकल 30। आर्टिकल 29 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटी है, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को हमको क्या करके रखना है? बचा के रखना है। जैसे कि उनके जो स्क्रिप्ट हैं, उनके जो लैंग्वेज हैं, उनके जो कल्चर हैं, उसको हमको क्या करना है? कंजर्व करने की जरूरत है। ठीक है, बहुत सारे आपको पता होगा ट्राइबल लोग हैं, तो उनका जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, उसको बचाने का जरूरत है। No citizens can denied admission into a state maintained or state aided educational institution on the ground only of the religious, race, caste and language। कोई भी सरकारी स्कूल या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी इंसान को पढ़ने से रोक नहीं सकता। किस बेसिस में? उसके रिलीजन के बेसिस में, उसके रेस के बेसिस में, उसके कास्ट के बेसिस में, या फिर उसके लैंग्वेज के बेसिस में। ये कहता है आर्टिकल 29। ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 30 क्या कहता है? राइट ऑफ माइनॉरिटी टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कोई भी माइनॉरिटी किसी भी प्रकार का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बना सकता है, एडमिनिस्टर कर सकता है। ठीक है। कैन स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। मान लीजिए कोई मैंने बुद्धिस्ट आदमी है,
तो बुद्धिस्ट लोगों के लिए एक इंस्टीट्यूशन बना सकता है। कोई मुस्लिम आदमी है तो मुस्लिम और मुसलमानों के लिए मदरसा बना सकता है। इसका मतलब ये मदरसा जो है वो लीगल है, मदरसा इलीगल नहीं। आप संस्कृत कॉलेज बना सकते हो, संस्कृत स्कूल बना सकते हो। तो ये सारा मेंटेन करता है, आर्टिकल 30 के अंदर में आता है। नेक्स्ट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट टू मूव टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, आप सुप्रीम कोर्ट में मूव कर सकते हो आर्टिकल 32 के साथ। और याद रखिएगा हाई कोर्ट में मूव कर सकते हो आर्टिकल 226 के तहत। बी आर अम्बेडकर ने, याद रखिएगा, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, इसको कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दिल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आत्मा है, वो कौन सा है? तो वो है हमारा व्हाट, दैट इज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसके अंदर 5 रीड्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या आते हैं? 5 रीड्स आते हैं। कौन कौन से? हैबियस कर्पस, मंदमस, प्रोहिबिशन, सेरेटोरई एंड क्यू वारंटो। समझते हैं। सबसे पहले हैबियस कर्पस, प्रोड्यूस द बॉडी, इशूड अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन। कोर्ट ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर क्या कीजिए? कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए पुलिस किसी को इलीगली गिरफ्तार किया है, तो उस केस में क्या होगा? हैबियस कर्पस लगता है और कोर्ट ये कहेगा कि उस इंसान को क्या कीजिए? कोर्ट में पेश कीजिए। दैट इज द हैबियस कर्पस। मंदमस का मतलब होता है वी कमांड। मतलब क्या है? इशू टू द पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म द ड्यूटी। मान लीजिए कोई सरकारी अधिकारी है, वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उस केस में कोर्ट ये कह सकता है उस सरकारी अधिकारी को, उस पब्लिक अथॉरिटी को, कि अपने काम को सही से कीजिए। और जिस राइट्स के तहत में कहता है उसे कहा जाता है कि आपका मंदमस। प्रोहिबिशन का मतलब होता है स्टॉप टू द लोअर कोर्ट टू स्टॉप प्रोसीडिंग। मान लिया जाए एक केस चल रहा है किसी लोअर कोर्ट में, और वहां पे क्या हो रहा है? पक्षपात हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है? जानबूझ के ऐसा करा जा रहा है जिसके कारण क्या हो, मतलब आप कहोगे कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा है या फिर पक्षपात किया जा रहा है। तो उस केस में क्या करेगा? जो सुप्रीम कोर्ट होगा या फिर हाई कोर्ट होगा, वो क्या कर देगा? प्रोहिबिशन लगा देगा। यानी वहां पे जो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो बंद कर देगा, उस प्रोसीडिंग को क्या करेगा? अपने पास ले आएगा। उसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। सेरेटोरी क्या है? टू क्वेश ऑर्डर ऑफ द लोअर कोर्ट, यानी जो लोअर कोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर दिया गया है उसको क्या कर देना? क्वेश कर देना, खत्म कर देना। एंड क्यू वारंटो का मतलब है बात अथॉरिटी टू प्रिवेंट इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ पब्लिक ऑफिस। मतलब क्या है? कोई भी अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम नहीं कर सकता। मतलब क्या है? जैसे कि आपका 200 रुपया से ऊपर अगर कोई भी आपका चालान कट रहा है, तो आपका चालान वही काट सकता है जिसके कंधे पर क्या हो? एक सिंगल स्टार, ठीक है। बाकी अगर ऐसा आदमी, कोई दूसरा आदमी वो आपका चालान नहीं काट सकता। अगर ऐसा करता है तो क्या लग जाएगा? क्यू वारंट। आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो, आपका टिकट चेक करने का अधिकार टीटी का है। कोई भी ऐरा गैरा या फिर कोई भी आदमी आकर आपको ये नहीं बोल सकते कि अपना टिकट दिखाइए बोल के। अगर वो ऐसा करता है तो क्या लग जाएगा? क्यू वारंटो, यानी अपने अधिकार क्षेत्र में, यानी टू बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अथॉरिटी से वो क्या कर रहा है? आपका टिकट चेक कर रहा है या फिर आपसे ये चीज पूछ रहा है। मतलब जिसका जो काम है उसको उसी क्षेत्र में काम करना है, अपने अधिकार क्षेत्र से कोई बाहर का काम नहीं कर सकता। तो ये 5 रीड्स इसमें दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट को दिया गया, याद रखिएगा, आर्टिकल 226 के तहत दिया गया है। फिर से बता देता हूं, हेबियस कर्पस का मतलब होता है प्रोड्यूस द बॉडी। 24 घंटे के अंदर अगर कोर्ट में पेश नहीं होता है तो हेबियस कर्पस लग जाता है। अब ये कहता है कि इस इंसान को क्या कीजिए? कोर्ट में प्रेजेंट कीजिए। मंदवस का मतलब होता है कोर्ट किसी भी सरकारी अधिकारी को ये कह सकता है कि अपने काम को सही से कीजिए। प्रोहिबिशन का मतलब होता है कि अगर कोई लोअर कोर्ट क्या कर रहा है? पक्षपात कर रहा है या फिर जानबूझ के क्या कर रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन कर रहा है, तो उस केस को वहां पे बंद किया जाएगा, उस केस को उसके अपर कोर्ट में ले लिया जाता है, उसे कहा जाता है प्रोहिबिशन। सेरेटोरी का मतलब होता है लोअर कोर्ट के ऑर्डर को खत्म करना। और क्यू एरेंटो का मतलब होता है अधिकार अपेक्षा, यानी किस अथॉरिटी से वो अपने अपने पावर का क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। इसी को बी आर अम्बेडकर ने क्या कहा था? हार्ट एंड सोल ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 33 टू 35। हम लोगों ने सुना पड़ा। अब आर्टिकल 33 क्या है? देखिए, आर्टिकल 33 कहता है पार्लियामेंट कैन रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो किसका पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? आर्म्ड फोर्सेस का, पार्लियामेंट्री फोर्सेस का, पुलिस फोर्सेस का और इंटेलिजेंस एजेंसी का, टू एंश्योर द प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एंड डिसिप्लिन। ठीक है, प्रॉपर डिस्चार्ज और ड्यूटी को क्या करने के लिए? डिसिप्लिन करने के लिए पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि रेस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट कर सकता है। पावर किसका? आर्मी, पार्लियामेंट्री, आर्म फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसी का।
आर्टिकल 34 क्या कहता है? फंडामेंटल राइट कैन बी रेस्ट्रिक्टेड व्हाइल मार्शियल लॉ इज इन फोर्स इन एरिया। मार्शियल लॉ का मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, लॉ इंप्लीमेंटेड बाय आर्म फोर्सेस, लॉ इंप्लीमेंटेड बाय मिलिट्री। ठीक है, जहां पर मार्शियल लॉ लगा हुआ है, यहाँ पे जहां पे मिलिट्री का लॉ लगा हुआ है, वहां पर आपका किसी प्रकार का फंडामेंटल राइट क्या हो जाता है? रेस्ट्रिक्ट हो जाता है। ठीक है, किसी भी प्रकार का फंडामेंटल राइट वहां पे काम नहीं करेगा। मार्शियल लॉ को बता देता हूं, याद रखिएगा, लॉ इंप्लीमेंटेड बाय मिलिट्री इज कॉल्ड एज द मार्शियल। और जहां पे मिलिट्री का रूल लग जाता है, वहां पे आपके फंडामेंटल राइट काम नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए आपको लड़ाई हो रहा है, आपको राइट टू लिव है, आपको जीने का अधिकार है, लेकिन आप वहां पे नहीं कह सकते कि आपका फंडामेंटल राइट है, क्योंकि वहां पे मार्शियल लॉ लगा हुआ है। एंड आर्टिकल 35 क्या कहता है? ओनली पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ ऑन सर्टेन मैटर्स रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि आपके फंडामेंटल राइट रिलेटेड जो भी नियम कानून है, वो कौन बना सकता है? तो वो बना सकता है आपका पार्लियामेंट। या आर्टिकल, जैसे कि आपका यहाँ पे आर्टिकल 33, पार्लियामेंट के पास ही पावर है ये सर। ठीक है, 34 हो गया, पार्लियामेंट के पास ही पावर है। क्लियर? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 35 ये कहता है कि फंडामेंटल रिलेटेड जो भी नियम कानून है, वो कौन बनाएगा? तो पार्लियामेंट बनाएगा। आगे बढ़ते हैं। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट। देखिए, अब ऐसा नहीं है कि आपका फंडामेंटल राइट हमेशा रहे। आपका अगर देश में क्या लग चुका है? नेशनल इमरजेंसी लग गया है, यानी आर्टिकल 352। नेशनल इमरजेंसी कौन सा आर्टिकल? नेशनल इमरजेंसी होता है आर्टिकल 352। अगर देश में एक बार नेशनल इमरजेंसी लग गया है, तो आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सस्पेंड हो जाएंगे। और इसको कहां मेंशन किया गया? इसको मेंशन किया गया आर्टिकल 358 में, और आर्टिकल 359 में मेंशन किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 19 इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ओनली ड्यूरिंग इमरजेंसी डिक्लेयर ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। जो आर्टिकल 19 है, वो आपका सस्पेंड हो जाएगा, आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। कब? जब आपका देश में क्या लग जाएगा? आपका नेशनल इमरजेंसी लग जाएगा। बट रिमेंबर, नॉट इन द केस ऑफ आर्म्ड रिबेलियन। अगर सिपाही विद्रोह होता है, जो आर्म है वो रिबेलियन करते हैं, तो उस केस में आपका फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होगा। आर्टिकल 359 क्या कहता है? प्रेसिडेंट में सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट्स टू द एनफोर्समेंट ऑफ स्पेसिफिक फंडामेंट। आपके सिंपल सा बात है कि आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, लेकिन दो फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होंगे, आर्टिकल 20 एंड 21। ठीक है, आर्टिकल 358 ये कहता है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगा, आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाएंगे। और आर्टिकल 359 ये कहता है कि जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगेगा, आपके सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड होंगे, लेकिन आपका आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम देखेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस फॉर एग्जाम। फंडामेंटल राइट्स रिलेटेड कुछ केसेस हैं। जैसे कि पहला गोलकनाथ केस कब हुआ था? 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स लेटर चेंज बाय द लेटर जजमेंट अमेंडमेंट्स। गोलकनाथ केस में सिंपल ने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि पार्लियामेंट क्या नहीं कर सकता? फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। लेकिन हम लोगों ने पढ़ा कि फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट किया जा सकता है, किसके द्वारा? पार्लियामेंट के द्वारा, जिसको मेंशन किया गया है किसमें? आपका आर्टिकल 35 में मेंशन किया गया है। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने खुद का डिसीजन चेंज किया, और उसने ये कहा दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, बट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर। लेकिन जो फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको चेंज नहीं कर सकता, बट फंडामेंटल राइट को क्या कर सकता है? अमेंड कर सकता है। मेनका गांधी केस 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या? आर्टिकल 21 गिवन वाइडेस्ट इंटरप्रिटेशन, प्रोसीजर मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल। ठीक है, जो प्रोसीजर होगा वो क्या होगा? फेयर एंड रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, मिनर्वा मिल केस 1988 में क्या क्या? हार्मोनी बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। मतलब डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट के बीच में जो रिलेशन है, इसको बताया था मिनर्वा मिल केस 1980 में। ठीक है, तो आप इसको याद कर सकते हो। इंपॉर्टेंट केसेस फॉर एग्जाम विद द डेट आपको याद करना है, ईयर आपके साथ याद करना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, so it is all about, you can say that, what the fundamental rights part 3 that is present under article 12 to 35। होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो हमारे इस चैनल आईडी नेविगेटर को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।